अब हम लोग ना एक स्पेशल पार्ट की बात करेंगे, दैट इज हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग स्टडीज, or we can say how to stay awake ड्यूरिंग स्टडीज। आई थिंक जिसने बोर्ड एग्जाम और ये सब करिकुलम डिसाइड किया है उसने हमारे लिए ये सिचुएशन तो बहुत टफ कर दिया कि सारी एग्जाम्स फेब में ही रखते हैं लोग। तो दिसंबर जनवरी महीना कैसा है कि स्पेशली अपने कंट्री में ठंडी आती है और सुबह आप बेड से उठते हो, सो यू रियलाइज कि वापस सो जाना चाहिए। सो स्लीप एक ऐसा एस्पेक्ट है जो स्टडीज के बीच में आता है। बिकॉज मैंने मेरे लाइफ में जितने भी स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया है, ये सारी बातें बोलने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ये सब से निकल भी आते हैं बाहर। दे आर लाइक सर आप मेरा टेंशन मत लो, ठीक है, मेरा कोई गेमिंग चालू नहीं है सर, ठीक है, दूसरा कोई रिलेशनशिप नहीं, ऐसी शक्ल को कौन लड़की मिलेगी सर, राइट। सो सम स्टूडेंट्स होते हैं कुछ सीधे साधे, मतलब जेन्युइनली कन्फेस करते हैं कि सर अपना वो सब कुछ नहीं है सर, बट मेरा जो प्रॉब्लम है ना सर वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, दैट इज स्लीप। उनको है ना आलस बहुत आता है और ये बहुत कॉमन है, ये सबके साथ कभी ना कभी अलग अलग इंटेंसिटी के साथ होता होगा, किसी को ज्यादा महसूस होता होगा तो किसी को कम महसूस होता होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द वेदर चेंजेस कि एक तो ठंडी है, ठंडी के बाद सीधा एग्जाम आ जाता है। ओके, अब इस टर्म में कुछ मेन पॉइंट्स बोलता हूं बच्चों, फोकस करो तो कैसा होगा ना कि जो पढ़ते पढ़ते आप कोमा में चले जाते हो ना, तो शायद अचानक से आप होश में रहोगे और जिंदा रहोगे, ठीक है। टिप नंबर 1, यू हैव टू रिमेंबर दैट you should never study on the same bed on which you sleep। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेजर स्टूडेंट्स के लाइफ में कभी कभी यही होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी बुक्स और शेल्फ वगैरह बाजू में ही रखते हैं और जहां सो रहे हैं ना फिर उठते फिर उधर ही बैठ के पढ़ते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिस बेड पे आप सो रहे हो ना उस बेड पे बैठ के आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बेड खुद ही बोल रहा है अरे मेरा डेफिनेशन है मैं तेरे को सुलाएगा, मैं पढ़ाएगा नहीं तेरे को। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेड। इट गोज विद द सेम प्रिंसिपल कि अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो वहां का वाइब्स क्या कहता है, पढ़ाई। अगर आप डिस्को में हो तो वहां का वाइब्स क्या कहता है कि फन एंड एंजॉयमेंट। सिमिलरली बेड का जो वाइब्स है ना दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्लीप। तो कैसा है, साइकोलॉजिकली दिमाग में वही आते रहता है। ओके, इसीलिए द सजेशन इज कि बेड से हटके ओके आप एक सिंपल सा चेयर या तो स्टूल ले लो, उधर बैठ के पढ़ो, और अगर इफ इन केस आपके लिए कन्वीनियंट है तो रूम को ही चेंज करके दूसरे रूम में पढ़ो। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बेड पर पढ़ना ही नहीं है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सुबह उठते बराबर कैसा है ना कि बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो या बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हो, ये सब फॉलो ही नहीं करना बेटा, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद सिटिंग पोजीशन। बेड पे पहले आप बैठे रहते हो, फिर आप थोड़ा सा लेट जाते हो, देन यू आर लाइक अरे जाग ही तो रहा हूं उसमें क्या है फिर उसके बाद अचानक से आप उठते हो, ये लाइक 6 घंटे हो गए ये सबके लाइफ में होता है और इसका सबसे पहला बोलते हैं ना जो सबसे बड़ा कांटा है ना वो यही है बेटा, कोई भी स्टूडेंट बेड पे बैठ के नहीं पढ़ेगा। ओके, दैट इज फर्स्ट। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो बच्चों कि आप ना कोई एक कॉर्नर एस्टेब्लिश कर लो, अपने घर का एक कॉर्नर पकड़ो, उसी में बैठ के पढ़ो। और प्लस एट द सेम टाइम मैं ये भी बात कहता हूं कि आप ना अपने पोजीशन को स्विच करते रहो बार बार। अब ये मैंने पर्सनली भी देखा और प्रोफेशनली भी बहुत बच्चों ने भी मुझे बताया है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग हॉल में डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हो तो डाइनिंग टेबल और उसका जो चेयर है, या तो मान लेते हैं सोफा में कॉर्नर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पोजीशन चेंज करते रहिए। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आज का दिन आप एक चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप चाहिए तो कोई टेबल ले लो उस पर बैठ के पढ़ो, ठीक है, बेडरूम के कॉर्नर में पढ़ो, हॉल में आके एक साइड पे पढ़ो, ठीक है, या तो फिर बालकनी में आप वहां बुक रख के रिवाइज करते रहो, बोलते बोलते पढ़ो। आप जब भी पोजीशन चेंज करते हो ना तो कैसा है, इसके साथ साथ आपके माइंड में एक नया है ना एक मेमोरी बनता है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कुछ बच्चों को ऐसे याद आता है कि अरे हाँ ये वाला डेरिवेशन ना ये तो मैंने तभी पढ़ा था जब मैं हॉल पे बुक रखा था और
उस कॉर्नर में पड़ा था। ये वाला आंसर ना, केमिस्ट्री का ये रिएक्शन ना, मैंने बालकनी पे बुक रखा था, तब मैं बोलते बोलते पढ़ रहा था। तो एक मेमोरी लिंक बनने लगता है। सो एज मच एज पॉसिबल जो एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है ना, उसके लिए बार बार पोजीशन चेंज करो आप। ओके आपने डिसाइड किया कि मान लेते सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से इलास्टिसिटी चैप्टर, तो आप एक कॉर्नर पकड़ लो, वो चैप्टर उधर ही बैठ के पढ़ो। फिर आप जब चैप्टर चेंज करो, इफ यू गो टू ग्रेविटेशन चैप्टर, यू अज्यूम सम डिफरेंट पोजीशन और वहां से स्टार्ट करो बच्चों। कीप स्विचिंग योर पोजीशंस रेगुलरली। मूविंग ऑन, अदर देन दैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पढ़ते पढ़ते फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते आपका फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट इज बट ऑब्वियस दैट यू विल फील ड्राउजी। तुमको पहले सुस्तपना महसूस होगा एंड देन यू विल रियलाइज दैट कि अचानक से लाइट चली गई है, ओके पूरा अंधेरा हो गया है, एंड देन यू रियलाइज कि बैठे बैठे ही सो गया, ओके या तो लेट जाएगा। फिजिकल मूवमेंट, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। अगर कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना बेटा, तो उसको थोड़ा बोल बोल के पढ़। लिसन केयरफुली। बोल बोल के पढ़ने से क्या होगा ना, जब आप अपनी खुद की वॉइस सुनोगे ना, तो रेपिटेशन होता है माइंड में। ठीक है, भले आप हल्के हल्के से बोल बोल के पढ़ो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा देखो पूरा दिन करने की जरूरत नहीं, मैं स्पेशली वो फेज की बात कर रहा हूं जब आपको नींद आ रही है, या तो लेट नाइट या तो लेट से अर्ली मॉर्निंग। सो उस फेज के टाइम ना बच्चों हल्के से बोल बोल के पढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने जमाने में कैसा हुआ करता था ना कि जो स्टूडियस बच्चे हुआ करते थे ना, उनके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे, ओके एंड इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी, मेरा भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है। मेरी मम्मी का एक रूल हुआ करता था कि मम्मी है ना किचन में रोटी बनाती थी, और मम्मी का रूल था कि जोर जोर से बोल बोल के पढ़ने का, टिल 12th स्टैंडर्ड, नॉट टिल स्कूल सेक्शन, आई एम टेलिंग यू, टिल 12th स्टैंडर्ड, ओके। माय मदर एंड फादर दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, बट माय मदर हैड दिस इंटेंशन दैट कि मेरा लड़का खूब पढ़ जाना चाहिए। अब उनको कुछ आता जाता कुछ नहीं था, मैं जो भी पढ़ता था उनको कुछ समझ में नहीं आता था, बट उनको एक बात बहुत क्लियरली मालूम है कि इसको पढ़ना चाहिए। एंड आई ऑल्सो क्लियरली न्यू दैट कि क्या है कि मेरे पास अगर लाइफ बदलने के लिए कोई जरिया या रास्ता है तो वो सिर्फ पढ़ाई है। अब हमारे घर का रूल ऐसा था कि भाई जब तक आवाज आ रही है तो मम्मी आएगी नहीं, और जहां आवाज आना बंद हो गई तो मम्मी आएगी ना तो बेलन लेकर आती थी। सो ये हम लोग के घर का बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि मम्मी को आवाज आते रहनी चाहिए, ओके अगर आप पढ़ रहे हो, जहां आपकी अगर आवाज बंद हो गई, और उसमें भी डेफिनेटली सेम सिचुएशन होता था, कभी कभी नींद आ जाती थी, कभी कभी कंटाला आता था, बट वो रूल हमारे घर पे बहुत स्ट्रिक्ट था। ऋषि मुनीस के टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हुआ करते थे जहां पे दीज ऋषि मुनि यूज्ड टू हैव दैट चोटी, ओके और ऐसा माना जाता था कि उनकी चोटी को है ना किसी ना किसी कील के साथ उसको बांध दिया जाता था और उनको एक कॉर्नर में बैठा दिया जाता था, ओके सो दैट कि जब भी व्हेनेवर दे यूज्ड टू नॉट देयर हेड, और जब भी झपकी लेते थे, सो देयर वाज अ पुल ऑन द हेयर, एंड देन दे यूज्ड टू रियलाइज दैट कि नहीं हमको और तपस्या करना है, और मंत्र पढ़ना है, और श्लोक पढ़ना है, ठीक है हमको फिजिकल टायर्डनेस के ऊपर आकर और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। सो दिस हैड बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये सबको महसूस होता है, बट कैसा है ना कि कुछ बच्चे इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते और कुछ बच्चे इसका सोल्यूशन ढूंढ के इसके ऊपर निकल आते हैं बेटा। सो रिमेंबर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिकल मूवमेंट। ना फिजिकल मूवमेंट में एक तो मैंने आपसे कहा आप बोल बोल के पढ़ो, दूसरा अगर आप बोल बोल के नहीं पढ़ सकते हो ना तो एटलीस्ट आई मस्ट टेल यू दैट कि आप फिंगर पॉइंट कर करके पढ़ो कि ये आंसर में ये 4-5 पॉइंट है। तो इससे क्या होता है, अगेन आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करता है कि फिंगर कहां पॉइंट कर रहा है, क्या वर्ड लिखा है, rather than जनरलाइज्ड आइडिया जो ब्रेन के लिए एकदम मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल मूवमेंट इज आप खुद को है ना छोटे छोटे टास्क दे दो। जैसे मान लेते हैं आपने डिसाइड किया 1 घंटा पढ़ना है ना, तो आप उसको 1 घंटे के हिसाब से मत देखो, आप देखो कि आपको 3 ब्रीफ आंसर करना है, हर एक ब्रीफ आंसर के लिए मैं 20 मिनट्स डिवोट करता हूं। और फिर क्या करो, जैसे ही एक ब्रीफ आंसर पढ़ के हो जाए ना, फिर वॉक करते करते वो आंसर को बोलो, वो आंसर को फ्रेम करो अपने मन में कि अगर ये आंसर लिखने को अगर एग्जाम में आया तो मैं ये आंसर में क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकता हूँ, वो पॉइंटर्स के अंदर क्या क्या पॉइंट मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मैं डायग्राम को कैसे एनिमेट कर सकता हूँ अपने माइंड में कि ये डायग्राम ऐसा दिखता है, इसके इतने नेमिंग है, उसको विजुअलाइज करो बच्चों। सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल मूवमेंट कि आप है ना चलते चलते फिर उस आंसर को बोलो, और जैसे ही 20 मिनट का वो टास्क हो गया फिर बैठो, फिर दूसरा आंसर पढ़ो 20 मिनट के लिए, फिर चलते चलते उसको बोलो।
आपको चलते चलते नहीं चलता है तो आप बैठ के आराम से उसको रिकलेक्ट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बट फिजिकल मूवमेंट थोड़ा बहुत करते रहो बिकॉज दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं तुमको और एक बात कहना चाहता हूं बच्चों कि जब भी आप प्रिपरेशन करो ना, इनफैक्ट मैं ये यहां लिख देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर को रीड कम करो, रिकलेक्ट ज्यादा करो। देखो मैं तुमसे कहता हूं, जैसे सपोज बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं लेट्स से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख देख के 10 बार पढ़ेगा ना, मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे को आता है। बट सोचो कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर हम लोग पढ़ के आते हैं, फिर जब हम लोग ये क्लासेस के प्रीलिम में लिखते हैं या कॉलेज के प्रीलिम में लिखते हैं, तो हमको ऐसा रियलाइज होता है मैं 10 पॉइंट पढ़ा था, 10 में से मेरे को 4 ही याद है, कुछ पॉइंट्स हम लोग भूलने लगते हैं। ये उन बच्चों के साथ ज्यादा होता है जो लोग सिर्फ आंसर पढ़ के आते हैं, अपने आंसर को रिवाइज या रिकलेक्ट नहीं करते। तुम कभी भी कोई भी चीज पढ़ोगे ना बच्चों, उसको पढ़ लो, 5-10 बार पढ़ लो, बट एटलीस्ट 1 या 2 बार उसको रिकलेक्ट करो। बुक बंद करो, खुद को बोलो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर तुझे पूछा तो तू क्या क्या लिख सकता है, खुद से सवाल जवाब करो और देखो तुम कितने टाइटल्स कवर कर पा रहे हो, उसके अंदर कितने पॉइंट्स कवर कर पा रहे हो। सो आंसर को रिकलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रीड मार के छोड़ दिए और ये सोच रहे हो कि अब वहां जाके मैं लिख पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक छोटा सा खुद का डेमो लेना पड़ता है कि भाई ये आंसर जो पढ़ा ना, ये अगर आया तो तू क्या क्या लिखेगा, खुद को समझा। सो आंसर को रिकलेक्ट बार बार करते रहो बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां आपको लगा कि चलो ठीक है 12 में से कम 7-8 पॉइंट तो रिकलेक्ट कर ही ले रहे हैं, तो जो मिस आउट हो जाता है ना, सिर्फ उस पर फोकस करो, उसको रिवाइज करो अच्छे से, वापस से रिकलेक्ट करो कि कौन सा वाला मिस हुआ था, और फिर वो आंसर दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा। ओके, अच्छा, कमिंग बैक टू फिजिकल मूवमेंट, मैंने कहा तुमसे बोल बोल के पढ़ो, नंबर 1। सेकेंड, आप चलते चलते पढ़िए। ओके, थर्ड, इफ इन केस इफ इट इज पॉसिबल तो आप पॉइंट करते हुए, कोई पेन पेंसिल या फिंगर से पॉइंट करते हुए पढ़ो, ठीक है, मार्क करते हुए पढ़ो, ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रफ बुक लेकर बैठो बाजू में, आपने जैसे ही पढ़ लिया तो उसके जो जो की वर्ड्स है उसको लिखते जाओ कि हाँ इसमें ये 4-5 वर्ड्स है, ये वर्ड्स को खींच खींच के आंसर बनाना है, वो मैं कर लेगा। तो ये सब एक्टिविटी इन्वॉल्व करो। केवल किताबों की शक्ल देखने से आपकी पढ़ाई नहीं होती है, ये याद रखो बेटा। और ऐसे टाइम पे नींद ज्यादा आती है क्योंकि हम लोग कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे स्टडीज के लिए। अच्छा, along with this it will matter a lot that you have to hydrate your body। बच्चों, आपको अपने बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेशन स्टेट में रखना पड़ेगा। अब इसके पीछे पूरा बायोलॉजिकल रीजन है। अगर आपके बॉडी में वाटर लेवल कम है, ध्यान से सुनो, अगर आपके बॉडी में वाटर लेवल कम है तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ब्रेन को उतना ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है जितना उसको चाहिए रहता है। देखो, किसी का भी बीपी एकदम कम हो जाएगा, उसको चक्कर आता है ना। अब मान लेते ज्यादा कम नहीं हुआ है, बीपी थोड़ा सा ही कम हुआ है तो उसको कमजोरी महसूस होती है। सेम मेंटालिटी हमारे साथ होता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा भी फ्लक्चुएट होता है, अपने को चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, बट ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा भी कम हो जाता है ना, टेंशन के मारे या फिर हमने कुछ खाया पिया नहीं है, ओके, तो उसके वजह से अल्टीमेटली क्या ब्रेन है ना, थोड़ा डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है। इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट कि डाइट पे भी इक्वली ध्यान देने का। कुछ बच्चे मारे टेंशन के ना बिल्कुल भी खाते पीते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम से पहले मस्त में बिंदास खा पी के जाने का। प्रिपरेशन के पहले भी बच्चों, इनफैक्ट स्लीप को अवॉइड करने के लिए क्या करने का मालूम है, एक छोटा सा आप है ना पानी का बॉटल रखो, ठीक है। और क्या है कि नॉट जस्ट बिकॉज वी आर थर्स्टी, छोटा छोटा सिप इसलिए पीते रहो ताकि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। वेदर इट कैन बी वाटर, इट कैन बी अ लेमन जूस और इट कैन बी अ फ्रूट जूस, इफ नॉट एनीथिंग ORS बेटा, ओके। बट इस तरह के बेवरेजेस का इस्तेमाल करो। अगेंस्ट दिस बहुत सी बार ये भी सजेस्ट किया जाता है कि यू कैन मेक यूज ऑफ टी और कॉफी एज वेल, बट मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि टी और कॉफी ना थोड़ा लिमिट में ही रखना, क्योंकि बायोलॉजिकली कैसा है ना, दोनों के अंदर कैफीन होता है और कैफीन का कंटेंट अगर एक्सेसिवली हाई होता है ना तो उसका हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट्स होता है बच्चों। इसलिए टी और कॉफी के टर्म्स में कैसा है, अगेन इसमें क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। आप इसको मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स अ डे 1 एंटायर कप यू कैन कंज्यूम, और वो भी स्मॉल स्मॉल सिप्स में आराम से, जस्ट एज टू कीप योर माइंड फ्रेश।
सो हाइड्रेशन में तरह तरह के लिक्विड्स यूज करो. यू कैन यूज अ टी, यू कैन यूज अ कॉफी. इफ नॉट, इफ गिवन अ चॉइस, अ छोटा से छोटा इलायची दाना और अ लौंग का टुकड़ा और अ च्यूइंग गम. ओके, इट विल ऑल्सो कीप योर बॉडी एंड माइंड एक्सरसाइज्ड दैट कि आई नीड टू च्यू दिस, आई हैव टू स्टडी. तो क्या वो स्लीपी स्टेट को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए काम आता है. इसके साथ साथ एक और बात ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जिनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, ओके, जो थोड़ा बहुत भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको इतना ज्यादा स्लीपी फील नहीं होता है. एंड स्टूडेंट्स दोज हु आर कंप्लीटली नॉट इनटू फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजिंग, उनको ड्राउजीनेस ज्यादा फील होता है. ओके, सो इफ गिवन अ चॉइस, अगर आप लाइट जॉगिंग और लाइट स्किपिंग भी करते हो ना, तो बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज रखते हैं बेटा. ओके, लास्टली सेम वाला पॉइंट यहां लिखेंगे कि आपको सिमिलर सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ना है. सिमिलर सब्जेक्ट को अवॉइड करो, और एल्स कैसा है ना कि मतलब बहुत ज्यादा कंटाला आएगा एंड देन यू विल लाइक कि आज पूरा दिन सिर्फ कैलकुलेशन किया, मैथ्स किया, फिजिक्स किया, फिजिकल केमिस्ट्री किया, तो कैसा होगा कि उसमें आपका स्टडी एफिशिएंसी कम हो जाएगा. सो सिमिलर कंटेंट को साथ में मत रखो. मेरा एक ही सिंपल सा सजेशन है, कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट करोगे तो उसके बाद थियरी वाला पार्ट करो 1-2 घंटे, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट करो, फिर थियरी वाला पार्ट करो. उसको थोड़ा ऑल्टरनेटली स्विच करते रहो, बट सिमिलर तरह के सब्जेक्ट को साथ में मत रखो. नेक्स्ट, अदर देन ऑल दिस, देखो ये सब तो थोड़े से डाइट, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, ये सब है. बट व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज, अगर आपको स्लीप अवॉइड करना है और अगर आपको किसी टास्क को अचीव करना है, तो आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन ड्राइव होना चाहिए. इंटरनल मोटिवेशन ड्राइव में देखो, हम लोग करियर में क्या करना चाहते हैं वो हमको पता होता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट आई बिलीव इज कि हम लोग वो क्यों करना चाहते हैं वो हमको पता होना चाहिए. सी व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. अगर एक स्टूडेंट से पूछना, अगर वो बोलता है सर आई वांट टू बी एन आईआईटी इंजीनियर, ओके, अगर एक स्टूडेंट बोलता है सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो सब ठीक है. ओके, बिकॉज कैसा है ना कि कहीं सुनी बातों पे लोग बोलते हैं कि मुझे भी ये करना है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में मैटर करता है कि हम लोग वो क्यों करना चाहते हैं. दैट व्हाई इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. अब इससे रिलेटेड मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं, इसको ध्यान से समझो. आरोही बेटा, ये बात याद रखो कि 11th में पता है मैंने तुम लोग को एक बात बोला था कि व्हाई आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. वो मैं तुमको धीमे धीमे करके बताऊंगा जब मुझे ऐसा फील होगा कि तुम लोग थोड़ा सा अपने लाइफ में डिसीजन मेकिंग और मेच्योरिटी फेज पे हो. सो उससे रिलेटेड मैं तुमको एक छोटा सा ही पॉइंट शेयर करता हूँ. सी कैसा होता है ना कि अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए, और वो आपका रीजन कितना स्ट्रांग है ना, वो डिसाइड करेगा कि वो आपको हुक करके रखता है कि आपके ड्रीम्स के साथ या नहीं. अगर आपका रीजन एकदम कमजोर सा है ना, तो आप अल्टीमेटली अपने करियर को लेके कभी सीरियस नहीं होगा. सो मैं ये मानता हूं कि व्हाट वी वांट टू बिकम इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाई वी वांट टू बिकम इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट. सी बिकॉज आई हैव सीन अ केस जहां पे कैसा है कि देयर हैड बीन दिस 12 to 13 year old चाइल्ड, ओके, एंड ही वॉज वेरी थिकली नोन टू अस. एक कंजर्वेटिव फैमिली में ही वॉज रेज्ड अप. नाउ दैट चाइल्ड वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड, पढ़ने में काफी अच्छा था, और ओवरऑल कैसा है, खाली फैमिली सिचुएशंस काफी खराब थे. अब उसके साथ ट्रेजेडी ऐसा होता है बच्चों की, जब वो 8th स्टैंडर्ड में होता है ना, तब अचानक से उसके घर पे फोन आता है. अच्छा, और फोन कैसा था कि वो टाइम पे वो डब्बा फोन सिस्टम चलता था, एंड उसके पड़ोस में जो आंटी है ना, क्योंकि उनके घर पे फोन नहीं हुआ करता था तो उनके वहां पे फोन आता था, फिर वो आंटी आके बुलाती थी. अब वो आंटी आके उसकी मम्मी को बुलाती है और बोलती है कि भाभी आपके लिए फोन आया है. तो मम्मी ने पूछा कि कौन है फोन पे, तो वो बोले कि पता नहीं है, नाम वगैरह बोल नहीं रहे, बट आपसे बात करना चाहते. अब जब उसकी मम्मी वहां जाती है, फोन पे बात करती है, तो फोन पे बात करने के बाद मम्मी बहुत रोने लगती है. आज मम्मी जैसे ही घर पे आती है तो दादी और बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मम्मी से पूछते हैं
एंड देन मम्मी शेयर्स द न्यूज दैट कि जो फादर है उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया होता है। एंड इन दैट ट्रेन एक्सीडेंट कैसा है ना, बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, डेली स्ट्रगल एंड रश, ओके, ही फॉल्स फ्रॉम अ ब्रिज एंड ही गोज डीप डाउन एंड वेयर ही इज इंजर्ड इन हिज हेड। सो हेड इंजरी का केस बन जाता है। अब होता है ऐसा है कि उनको जो एड्रेस बताया जाता है तो पूरा फैमिली वहां पे रश करता है। अब पूरा फैमिली वहां पे रश करता है तो फिर कुछ टाइम के बाद ये अपडेट आता है कि काफी घंटे बीत चुके हैं, बट ही इज स्टिल ब्लीडिंग, ही इज टेकन टू अ हॉस्पिटल, बट वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे हैं, उनको कोई अटेंड नहीं कर रहा है। अब होता ऐसा है कि वो जो स्टूडियस सा चाइल्ड है ना, वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ऐसा, कि मतलब डैडी को लग गया है सिर में और आप रोए जा रहे हो, दादी रो रही है, भाई रो रहे, सब लोग रो रहे फैमिली में, सो इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। सो उसकी मॉम है ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है, तो उसकी मॉम उसको मार देती है और उससे कहती है कि तू तेरा पढ़ाई कर। अब वो 8th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है ना, उसके मेंटालिटी में ये चलते रहता है कि मेरे पास ना तो पैसा है, ना ही कोई सोशल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और ये जो सिचुएशन फैमिली के साथ हुई है, ठीक है, इस सिचुएशन में फैमिली बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुकी है। इट्स बीन मेनी आवर्स कि कैसा है कि एक कॉटन तक सिर पे रखा नहीं है एंड ही स्टिल ब्लीडिंग। फिर ऐसा होता है कि बिल्डिंग के एक गुजराती अंकल होते हैं, वो आके कहते हैं कि अरे मेरा सो एंड सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्यून के साथ पहचान है, ठीक है, तो बेटर है आप उनको वहां शिफ्ट कर दो। और कैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू, ठीक है, तो आप उनको शिफ्ट करने के लिए वहां से निकालिए, बाकी मैं वहां पे बेड एंड ऑल अवेलेबल करवा देता हूं। एंड देन आफ्टर मेनी आवर्स ऑफ स्ट्रगल देन ही गेट्स फाइनली शिफ्टेड। नाउ इट सो हैपेंस दैट फिर बाद में वो लड़का सोचता है कि चलो ये एपिसोड तो सेटल हो गया, अब ये एपिसोड सेटल हो गया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एपिसोड लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए। बिकॉज देखो, हम सबको लाइफ में जो हमारे साथ सबसे बुरा हुआ होता है उससे हमको डर लगता है, और हमको ऐसा लगता है कि इस तरह का सिचुएशन हमारे लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए। सो आप क्या करते हो फिर, आप ये सोचते हो कि कैसे मैं ऐसे सिचुएशन को आगे प्रिवेंट कर सकता हूं। तो उसके बाद से है ना, फिर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड ही डिसाइड्स दैट कि अभी मैं फिलहाल सिर्फ पढ़ाई करता हूं और आगे देखता हूं कोई प्रोफेशनल करियर सिलेक्ट करता हूं, जिससे प्रोबेबली फैमिली को वापस से इतना तकलीफ ना हो, बिकॉज अपने पास एक ही रास्ता है, दैट इज पढ़ाई का रास्ता। नाउ इट सो हैपेंस दैट कि फिर जब वो लड़का 10th स्टैंडर्ड में जाता है और उसका एकेडमिकल बैकग्राउंड एकदम क्लीन रहता है, वो अपने सारे स्टैंडर्ड्स में टॉप किया रहता है, और 8th स्टैंडर्ड तक उसको क्लियरली पता ही नहीं रहता है कि लाइफ में क्या करना है। उसको खाली इतना मालूम है फिलहाल टॉप करना है, क्योंकि बोर्ड पे जब पहला नाम आता है ना, वो देख के मम्मी खुश हो जाती है, और उसके अलावा अपने पास कुछ है भी नहीं, ठीक है। इट्स बीन ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर कि मम्मी है ना एक ही साड़ी में पूरा का पूरा साल निकालती है, बट साड़ी का जो पैसा बच जाता है उससे बुक्स लाके बच्चों को पढ़ाती है। और घर का ट्रेडिशन सिस्टम ऐसा होता है कि मतलब बड़ा भाई जब घर आता है तब जाके बीच वाला भाई या छोटा भाई निकल सकता है, क्योंकि वो लोग सेम स्लीपर्स शेयर किया करते हैं। अब ऐसे ट्रेंड में वो पढ़ता है, वो 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है। 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में जब एक कॉन्टेस्ट होता है, तो ग्रुप ऑफ स्कूल्स में कैसा है ना कि उसको फाइनल राउंड में जब इंटरव्यू में ऐसे ही पूछा जाता है, पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट में, कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो वो फिर बाद में स्कूल के प्रिंसिपल से ये कहता है कि मुझे अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है। एंड इट इज वेरी क्लियर, मेरे लाइफ के ना 2 टास्क बहुत सिंपल है। 10th पहले ये स्कूल में टॉप करना है, उसके बाद मुझे अच्छे जूनियर कॉलेज में जाना है, फिर मुझे 12th स्टैंडर्ड टॉप करना है, और उसके बाद मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है। नाउ इट सो हैपेंस दैट कि उस बात को सुन के बाकी की टीम ऑफ टीचर्स ये सबको थोड़ा सिंपल और कैजुअल लगता है। दे लाइक कि इतना ईजी नहीं होता है, और ये टॉप करना, इसके बाद जाना, इसके बाद आगे जाना, इतना ईजी नहीं होता है। एंड इट बिकम्स सो सरप्राइजिंग दैट कि वो अल्टीमेटली फिर स्कूल टॉप करता है, ब्रेकिंग द 14 years रिकॉर्ड ऑफ 90%, क्योंकि 14 years में एक ही 90% आया होता है, 90.14%, और उसको आता है 90.53% इन द ईयर 2005। और फिर उसके बाद फिर वो जाता है अल्टीमेटली कॉलेज सेक्शन में। अब स्कूल सेक्शन में एक छोटा सा और ट्रेजेडी ऐसा हो जाता है कि फेलिसिटेशन के टाइम पे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, सो ही वॉज वेरी मच हैप्पी दैट कि प्रिंसिपल के साथ एक फोटो खिंचाया जाएगा, सो फोटो मम्मी को देंगे, मम्मी को अच्छा लगेगा। बट स्कूल के प्रिंसिपल उसको कमेंट करते कि अरे यार यू शुड वेयर गुड क्लोथ, तो कैसे कपड़े पहन के आया करके, और वो उसके साथ फोटो नहीं क्लिक करता है। एंड इट सो हैपेंस दैट कि जो क्लास टीचर और बाकी की टीचर्स रहती है वो जानती है कि मतलब इसका क्या बैकग्राउंड है, कैसा क्या है।
सो वो मोमेंट मिस हो जाता है। फिर घर पे जाके वो मॉम से शेयर करता है कि अरे वो फोटो वोटो खिंचाया नहीं, सर ने बोला कैसा कपड़ा पहन के आया करके। तो फिर मॉम इज लाइक कि ना छोड़, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली कैसा है कि मार्क्स अच्छे आए, हम लोग आगे भी अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, ये सब नहीं मैटर करता है। फिर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड टॉप करता है वो। नाउ इट सो हैपेंस दैट कि 12th स्टैंडर्ड के बाद ओके जब वो मेडिकल कॉलेज में जाता है, मेडिकल कॉलेज में वो बीच में सोचता है कि शायद जस्ट पास हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। बट मेडिकल कॉलेज में भी कॉन्स्टेंटली वो 4.5 years टॉप करता है, यूनिवर्सिटी टॉप करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री टॉप करता है। और फिर वन फाइन डे ना क्लास टीचर का स्कूल से फोन आता है और वो टीचर उससे कहती है कि स्कूल में ना 26 जनवरी का फेस्टिवल है और ऐसा सुने हैं कि तुम अभी डॉक्टर बन चुके हो और तुमको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं। और वो जो 13 साल का लड़का है वो तुम्हारा सर है, उसका नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी। सो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में ना जब मैं इस ट्रांजिशन से गुजर रहा था ना, तो मैंने क्या देखा मालूम है, देखो डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरे मॉम डैड। अब वैसे सिचुएशन में जब वो आ जाते हैं जहां पे आप देख रहे हो कि एकदम हेल्पलेस है, तब से ना 8th स्टैंडर्ड तक कुछ क्लियर नहीं था कि अपने को लाइफ में क्या करना है। एट द सेम टाइम कैसे ना कि आई डोंट एक्सपेक्ट दैट कि ये स्टोरी के थ्रू प्रोबेबली मेरी जो यूट्यूब फैमिली है या फिर आप लोग की जो ऑफलाइन फैमिली है, क्या एक्सपेक्ट सम कि हाँ चलो कोई सिंपैथी या इमोशनल, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। मैं आपसे एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, कोई किसी के लिए कुछ करके नहीं देता है लाइफ में। अल्टीमेटली हम सबको अपनी बैटल खुद लड़नी होती है बच्चों। ओके जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में कुछ बनोगे नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि देखो मुझे डॉक्टर बनना है वो जरूरी नहीं, मुझे डॉक्टर क्यों बनना है वो जरूरी है। अब इसीलिए जब मैं मेरे बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, राइट, तो मेरे दिमाग में वही पिक्चर आ रहा था कि यार अगर ऐसा वापस कुछ हो गया और फैमिली अगर लटक गया तो कौन संभालेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इन टाइम ऑफ टुडे अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मेरे घर में आने वाला है ना, तो पहले मुझसे पूछता है या तो डरता है कि अगर मैं इसके मम्मी के बॉडी में घुस गया ना, ये ऐसा एंटीबायोटिक या ऐसी दवाई देगा ना, मार मार के भगाएगा। सो नाउ इट सो हैपेंस दैट कि आई एम वेरी क्लियर दैट कि एटलीस्ट अब उस सिचुएशन में नहीं आ सकते, और भगवान ना करे अगर वैसा कोई सिचुएशन आता भी है तो वी आर इन अ पोजिशन टू हैंडल इट इन अ मच बेटर वे। एंड देन आई रियलाइज दैट कि ऐसे बहुत सारे वैभव अवस्थी तो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई बैड सिचुएशन है, कोई ना कोई पर्पस होता है। अपने को पर्पस समझना बहुत जरूरी है। यानी मुझे डॉक्टर इसलिए नहीं बनना है क्योंकि वो व्हाइट कोट पहन के अच्छा लगता है, मुझे डॉक्टर इसलिए भी नहीं बनना है क्योंकि मेरे दोस्त को डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि ताकि मैं एटलीस्ट मेरी फैमिली की सेवा कर सकूं, एट द सेम टाइम मेरे जो पेशेंट्स की फैमिली उनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि उनमें भी कोई ना कोई वैभव अवस्थी होगा जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अरे यार जल्दी से जल्दी अटेंड कर ले, जल्दी से जल्दी अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो अच्छी बात होगी। सो अगर आपके जिंदगी में ये वाई बहुत स्ट्रांग है कि आपको वो क्यों करना है, तो अगेंस्ट दिस आप सब प्रॉब्लम से अपने आप लड़ लोगे। तो आपको है ना यूट्यूब पे कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं। तो यहां कैसा हो जाता है ना कि इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है कि आप तरह तरह के डाइट, तरह तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करके फिर भी अगर आपको नींद आ रही है, प्रिपरेशन में अगर आप थक जा रहे हो या आपको कंटाला आ रहा है, व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव एज अ टीचर एंड प्रोबेबली लाइक योर एल्डर ब्रदर इज कि तुमको ये सोचना चाहिए तुम लाइफ में जो कर रहे हो वो क्यों करना चाहते हो। क्योंकि जब मैं ये सोचता था ना क्यों करना है, तो मुझे ये रियलाइज होता था कि आई एम मैडली इन वांट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, मैडली, अंडरस्टैंड दिस बेटा। बिकॉज वो अगर मुझे नहीं मिला ना, फिर आगे क्या होएगा, कैसे क्या होगा, क्या पर्सपेक्टिव होगा फैमिली का, मुझे नहीं मालूम। सो मुझे ये पूरा आर्ट एंड स्किल सीखना है, मतलब सीखना है, ये मेरा जिद है, ये मेरा जुनून है और मैं इसको हासिल करूंगा ही करूंगा। सो whenever I used to feel asleep, whenever I used to feel sleepy, I used to think about this कि अरे अगर मैं सो गया, अगर मैंने नहीं पढ़ाई किया, फिर मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन जाऊंगा, फिर मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होएगा, फिर लाइफ में वापस से वही स्ट्रगल होएगा। मे बी कोई मेडिकल नहीं तो कोई सोशल स्ट्रगल होगा, सोशल नहीं तो कोई एकेडमिकल स्ट्रगल होगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस माई माइंड स्टार्टेड वर्किंग, और जो मैंने सीखा वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। इज दिस मेकिंग सेंस एवरीवन? ठीक है। सो लास्ट मिनट में सब लोग ये याद रखो, वापस से कह रहा हूँ, और ज्यादा इमोशनल मत हो, कोई किसी का इमोशन पूछना नहीं है। लाइफ में एकदम स्ट्रांग रहने का और अपना बैटल खुद लड़ने का, लाइफ में ये सीखने का कि अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसको स्ट्रेस की तरह मत लो। पढ़ाई को ना ऐसे एक स्ट्रेस या फिर कोई स्ट्रगल की तरह मत लो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। और मैं तुमसे ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, अच्छा है मेरे मॉम डैड ने मुझे पढ़ा दिया। अगर नहीं पढ़ाया होता तो मैं भी कहाँ इतने बड़े भीड़ में कहाँ पर खो गया होता।
आज मैं अगर एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाऊं, क्योंकि स्टडीज ही मेरे लिए एक चढ़ती हुई सीढ़ी थी जिसने मुझे हेल्प किया। सिमिलरली आप लाइफ में बच्चों जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो फील्ड में आपका वाय है ना वो फील्ड में रहो। भले आपसे बड़ा छोटा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें करो। आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते, आप सर्जन नहीं बन सकते, आप फिजियोथेरेपिस्ट बनो, आप फार्मेसी बनो, बट लाइफ में आपका जो वाय है ना, आपको जिस फील्ड में जाना है, जो दिल को अच्छा लगता है ना, वो करते रहना चाहिए। दुनिया के प्रेशर में या फिर दुनिया के डीमोटिवेशन में अपने को कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला सेशन यहाँ स्टॉप करते हैं। आप लोग इसका फोटो क्लिक करके रखो और ये पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना करते, और इसको बंद कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे।